रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग और जनरेट न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज लाइक कैट रिप्रोड्यूस किटन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सेम अपने ही जैसा ऑफ स्प्रिंग मतलब न्यू बेबी को जनरेट करता है, ठीक है, और एक ही जैसा स्पीसीज़ को जनरेट करता है। जैसे बिल्ली का बच्चा क्या होगा? बिल्ली, कुत्ते का बच्चा कुत्ता। ऐसा कोई प्रोसेस मतलब सेम ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रोड्यूस हो वो रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का फ़ायदा क्या होता है? पहला है रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑन द अर्थ। रिप्रोडक्शन के वजह से कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, उसका प्रोडक्शन अर्थ पे बढ़ता है और लंबे समय तक अर्थ पे वो सर्वाइव करता है। जैसे मान लो इंसान का बच्चा इंसान होता है, अब मान लो कि इंसान रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो क्या होगा? इस अर्थ से इंसान ही ख़त्म हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ को इस अर्थ पर लंबे समय तक कंटिन्यू रखता है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है इट क्रिएट वेरिएशन इन डीएनए विच लीड टू स्टेबिलिटी ऑफ अ स्पीसीज़। जब कोई नया क्रिएचर बनकर तैयार होता है, ठीक है, किसके वजह से? डीएनए कॉपी के वजह से, तो उनमें थोड़े बहुत वेरिएशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इस वेरिएशन का मतलब क्या है कि इंसान का बच्चा इंसान ही होगा, लेकिन उसका फेस उसके पेरेंट्स से एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। होगा तो इंसान ही बट 100% मैच नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि सिमिलैरिटी तो है बट आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्ट एक जैसा नहीं है, ये खूबी होगा। तीसरा क्या बोला? इट हेल्प इन एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। इससे कोई भी स्पीसीज क्या होता है? इवॉल्व होता है। इवॉल्व मतलब कंटिन्यू बना रहता है। तो बेसिकली यही 3 एडवांटेज है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्रिएट होता है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी? कोई ऑर्गेनिज्म क्या एग्जैक्ट कॉपी बनाता है? नहीं, कोई ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाता है। सिमिलर तो होता है, ठीक है, कि इंसान का बच्चा इंसान, कुत्ते का बच्चा कुत्ता, बिल्ली का बिल्ली दिखेगा, लेकिन किसी भी कंडीशन में, ठीक है, वो एकदम आइडेंटिकल नहीं होगा। और इसमें जो सिमिलरिटी आती है जेनेटिक मटेरियल की वजह से, और ये जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? डीएनए होता है। कहने का मतलब ये है कि जब पेरेंट का डीएनए कंबाइन होता है, क्रोमोसोम कंबाइन होता है, तो नया बेबी बनकर तैयार होता है, लेकिन वो जो डीएनए का कॉपी जो होता है वो 100% एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत उसमें डिसिमिलरिटी आ जाता है, ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड डीएनए का थोड़ा बेसिक डेफिनेशन बोला कि आखिर भाई डीएनए होता क्या है? इन्फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक है। डीएनए की वजह से किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन या फंक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या प्रोड्यूस होता है? डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कैरी करता है सारे के सारे इन्फॉर्मेशन किसके फॉर्म पे? कैरेक्टर की वजह से। मतलब पेरेंट के जो डीएनए हैं, ठीक है, वो डीएनए अपने साथ कुछ कैरेक्टर, कुछ प्रॉपर्टीज़ लेकर आएंगे और वही कैरेक्टर प्रॉपर्टीज़ बच्चे में देखने को मिलेगा। जैसे आँखों का स्टाइल हो गया, बालों का रंग हो गया, ठीक है, हाइट हो गया, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। इट इज़ ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टर, इट इज़ प्रोसेस ऑन अ प्रोसेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब डीएनए क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कंटिन्यू रहता है। ऐसा नहीं है कि कहीं डीएनए लैप कर जाएगा, ठीक है। अब डीएनए का ट्रांसफ़र कैसे होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन? डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के लिए 2 तरीके के पेरेंट होंगे, मतलब एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। मेल जो है अपने से स्पर्म सेल रिलीज करता है जिसको डीएनए स्पर्म भी बोला जाता है। फीमेल अपने से एक सेल रिप्रेजेंट करती है जिसको ओवम बोला जाता है। ये स्पर्म सेल और ये डीएनए, ठीक है, ये दोनों एक जगह जाकर किस में कंबाइन होते हैं? जाइगोट में। इसलिए बोला है कि इन जाइगोट बोथ स्पर्म एंड एग सेल डीएनए कंबाइन एंड क्रिएट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जाइगोट के अंदर मेल का स्पर्म और फीमेल का एग दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है और तब जाकर कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ न्यू सेल विच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए कॉपी। बोल रहा है कि कभी भी रिप्रोडक्शन होगा तो 2 तरीके का इवेंट उसमें होता है। पहला इवेंट होता है डीएनए का कॉपी और दूसरा इवेंट होता है एडिशनल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इसका डीएनए कॉपी का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर अमीबा के हेल्प से बताया, ठीक है। मान लो ये एक अमीबा स्ट्रक्चर है।
अमीबे का सेल क्या है कि सबसे अंदर में डीएनए है, ये जो जिगजैग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो लेयर है, ठीक है, इसको न्यूक्लियस कहा जा रहा है, जिसके अंदर क्या है, डीएनए है, जिसके अंदर डीएनए होगा वो न्यूक्लियस कहलाएगा। अब डीएनए के बाहर दो चीज़ होगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एक गोल्गी बॉडीज़ होगा, ठीक है, और बाहर का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये बाहर वाला, इसको साइटस बोला जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, अमीबा है। अमीबा में क्या हुआ, डीएनए क्रिएशन हुआ, इसके वजह से क्या हुआ, एक नया स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ। इसमें भी हमको सेम सारा चीज़ देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस भी देखने को मिला, उसके अंदर हमको डीएनए भी देखने को मिला, गोल्गी बॉडीज़ भी देखने को मिला, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिला। फिर क्या हुआ, ये ब्रेक कर गया, ब्रेक करके फिर दो नया सेल बनाया, इसमें भी वो सारे प्रॉपर्टीज़ देखने को मिले। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से एक अमीबा, ठीक है, अपना एक कॉपी जनरेट किया पहले स्टेप में, ये कॉपी क्या हुआ, दो अलग अलग पार्ट में टूट गया, दो अलग पार्ट में टूट गया, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, डीएनए कॉपी है, ठीक है। अब ये अमीबा में क्या हो रहा है कि ये कितने पार्ट में टूटा, दो पार्ट में, तो इसको हम लोग बाइनरी डिवीज़न बोलते हैं। जब कोई सेल दो पार्ट में टूटता है तो क्या बोलेंगे, बाइनरी डिवीज़न। इसलिए बोल रहा है कि अमीबा जो होता है वो अप्लाई करता है बाइनरी सेल डिवीज़न, जिसके वजह से, ठीक है, कोई भी नया क्रिएचर बनकर तैयार होता है। और अमीबा में ये खूबी होता है कि ये इक्वल डिवाइड करता है, मतलब एग्जैक्ट सिमिलर बनाएगा। इंसान में क्या बोले कि सिमिलैरिटी होगा बट आइडेंटिकल नहीं होगा, लेकिन अमीबा में सिमिलर भी होगा और आइडेंटिकल भी होगा। फिर यहाँ पर बोला फॉर दिस अमीबा क्रिएट अदर डीएनए विच इज़ कॉल्ड डीएनए कॉपी। जैसे अमीबा क्या हुआ, अपने जैसा एक और डीएनए बनाया, फिर वो डीएनए दो पार्ट में टूट गया, तो इसको क्या बोलेंगे, डीएनए कॉपी। और जिस प्रोसेस से डीएनए कॉपी बनकर तैयार होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। इट इज़ ऑल्सो क्रिएट द अदर माइटोकॉन्ड्रिया। अब रेप्लिकेशन के थ्रू क्या हुआ, सेम सेल बना, यानी उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया था, उसमें भी गोल्गी बॉडीज़ था, और फाइनली दो मेरा क्रिएचर बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब इसमें अगला पार्ट है ये वेरिएशन। अभी हम लोग वर्ड पढ़ रहे थे वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज, ठीक है। वेरिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि न्यू क्रिएचर जब भी जन्म लेगा विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन, तो थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे इंसान का बच्चा इंसान तो होगा, लेकिन माँ बाप से उसका चेहरा पूरी तरह से नहीं मिलेगा, पूरा हाइट नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ा हाइट में कुछ ना कुछ डिसिमिलैरिटी आ जाएगा, जिसके वजह से हम लोग बोल देंगे कि ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, ठीक है। और वेरिएशन हमेशा सेम स्पीसीज़ में देखने को मिलेगा, जो भी रिप्रोडक्शन होगा उसमें एक ही जैसा क्रिएचर देखने को मिलेगा। द प्रोसेस डीएनए कॉपी, डीएनए कॉपी का प्रोसेस को हम लोग क्या बोले थे, रेप्लिकेशन, विल हैव सम एरर विच लीड वेरिएशन। बोल रहा है कि जब भी डीएनए का कॉपी होता है विद द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, तो कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं, जिसके वजह से नया जो क्रिएचर बनकर तैयार होगा उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस या वेरिएशन हमको देखने को मिल जाएंगे, जिसके वजह से कहा जाता है कि डीएनए कॉपी जो होता है वो सिमिलर तो होता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता है, ठीक है। यही एक प्रोसेस है। अब इसको यहाँ पर एक एग्जाम्पल में समझाया। अब इसको ऐसे समझो कि भाई वेरिएशन क्यों होता है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझो। अभी मान लो कि मेरा ही शादी हुआ, हम शुरू से भाई रह गए सिंदरी में, मेरी वाइफ रह गए छपरा में। अब दोनों का जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है, अलग अलग है, खान पान अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, ठीक है। तो हम लोगों के क्रॉस कनेक्शन से जब कोई बेबी का जनरेशन होगा तो फिर वो 100% ना मेरे से मैच करेगा ना मेरी वाइफ से मैच करेगा, होगा तो वो इंसान ही, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी देखने को मिलेगा, थोड़े बहुत वेरिएशन यानी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। अब इसको समझाया कैसे, बोला कि भाई देखो एक तालाब है, इसमें कुछ माइक्रोब्स रहते हैं, मतलब बैक्टीरिया रहते हैं जो थोड़ा बहुत स्पेरिकल सेल के है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया जो है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। एक एग्जाम्पल में बताएं। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि इस तालाब के पास एक फैक्ट्री सेटअप किया गया। फैक्ट्री क्या किया, अपना वेस्ट इस तालाब में डाला, ठीक है।
अब जिसके वजह से इन बैक्टीरिया पे उस वेस्ट का इफेक्ट पड़ा, और बैक्टीरिया पहले स्पेरिकल शेप में थे, अब थोड़े क्वाड्रिलेटरल शेप में हो गए। पहला तो थोड़ा सा शेप चेंज हो गया। दूसरा चेंजेस क्या हुआ कि नए जो बैक्टीरिया बने वो क्या हुआ, वो 20 से 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में सर्वाइव करने लगे। ठीक है, पुराना वाला क्या था, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव कर रहा था, और नया वाला 20 से 50 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव कर रहा था। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या हुआ, इन्वायरमेंटल कंडीशन, ह्यूमन बिहेवियर, इसके वजह से क्या हुआ, चेंजेस देखने को मिला। यही एक रीज़न है जिसके वजह से जब भी रिप्रोडक्शन होगा, खास करके मल्टी सेलुलर क्रिएचर में जैसे इंसान में, तो सिमिलैरिटी होगा बट आइडेंटिटी सेम पूरा नहीं होगा। ओवरऑल इम्पॉर्टेंस क्या होता है वेरिएशन का, वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू एडॉप्ट इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट। वेरिएशन के हिसाब से ही और उसके हेल्प से ही कोई भी क्रिएचर बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को सर्वाइव करना सिखा देता है। ठीक है, दूसरा वेरिएबल प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू स्पीसीज एंड देयर हेल्प्स इन इवोल्यूशन। जैसा कि हम लोग पढ़े कि भाई देखिए बदलते कंडीशन के हिसाब से, वेरिएशन की वजह से कोई भी क्रिएचर सर्वाइव होना सीख देता है, और धीरे धीरे उसी की वजह से क्या होता है, नए बदलते कंडीशन के हिसाब से उसी के जैसे सेम क्रिएचर जन्म लेकर अर्थ पे सर्वाइव करते हैं। तीसरा बोला वेरिएशन इन डीएनए रिजल्ट इन वेरिएशन ऑफ स्पीसीज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। जैसे जैसे डीएनए में वेरिएशन या चेंजेस देखने को मिलेंगे उसकी वजह से स्पीसीज में चेंजेस मिलेंगे, और फिर नया स्पीसीज बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये वेरिएशन आया। इसमें अगला टॉपिक है रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक असेक्सुअल और एक दूसरा होता है सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहले समझते हैं। एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, मतलब सिर्फ एक पेरेंट हो। नॉर्मली तो मेल और फीमेल दोनों होता है ना, असेक्सुअल में एक ही रहेगा। अब फिर ये भी क्वेश्चन क्रिएट होता है कि भैया मेल रहेगा कि फीमेल रहेगा, तो ये बताओ न्यू जनरेशन क्रिएट कौन करता है, मेल या फीमेल? बच्चे को जन्म कौन देता है, फीमेल ना जी। तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है कि क्या रहेगा, फीमेल ही रहेगी। तो असेक्सुअल में क्या बोला, सिंगल पेरेंट होगा जो फीमेल होने का चांसेस ज़्यादा है। अब भाई सिंगल पेरेंट होगा तो गैमेट फॉर्म नहीं होगा। गैमेट का मतलब होता है डीएनए का कॉपी बनाना। डीएनए को कॉपी बनाने के लिए तो मेल फीमेल दोनों चाहिए सर, तो यहाँ गैमेट फॉर्म नहीं होगा। जब गैमेट फॉर्म होगा नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों भाई, तो जब भी डीएनए का कॉपी नहीं बनेगा तो मेरा जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो फिर आगे का प्रोसेस होगा ही नहीं। इसलिए बोल रहा है कि भाई जब गैमेट नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि 100% सेम देखने को मिलेगा, एकदम आइडेंटिकल होगा। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे समझ लो, ज़मीन पे केचुआ घूमता है बारिश का मौसम में, सारा केचुआ को उठा कर देखो एक ही जैसा लगेगा, कोई चेंजेस देखने को मिलेगा? कौआ को देखो, सब कौआ एक ही जैसा देखने को मिलेगा, एकदम 100% सेम मिलेगा। तुम बता सकते हो कि एक कौआ को कल देखे थे, एक कौआ को 2 साल पहले देखे थे? नहीं बता सकते। यानी कहने का मतलब है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब क्रिएचर होगा तो एकदम एग्जैक्ट दिखेगा, उसमें वेरिएशन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए असेक्सुअल में कौन कौन आएगा, बैक्टीरिया आएगा, प्रोटोजोआ आएगा, फंगी आएगा। ठीक है, कुछ एक्वेटिक एनिमल जैसे कि हाइड्रा हो गए, प्लेनेरिया हो गए, स्टार फिश हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। दूसरी तरफ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट होंगे, यानी मेल और फीमेल होगा। अब मेल और फीमेल होगा तो भाई डीएनए का कॉपी पक्का बनेगा। डीएनए का कॉपी बना मतलब गैमेट का प्रोडक्शन हो गया। अब गैमेट हो गया प्रोडक्ट तो भाई जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलेगा, फिर ऑफ स्प्रिंग होगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत डिसिमिलैरिटी हमको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो हम लोग बेसिक डिफरेंस पढ़ लिए हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। पहले असेक्सुअल के बारे में समझते हैं। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला जो रोल प्ले होता है वो होता है फिजन। ठीक है, इट इज़ द डिवीज़न ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर सेल इंडिविजुअल। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से ज़्यादा नए सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिजन। और ये किस में देखने को मिलेगा, असेक्सुअल में। अब एग्जाम्पल के लिए समझाया, भाई असेक्सुअल है तो पेरेंट तो एक ही रहेगा, सिंगल पेरेंट था। इसके अंदर फिर से हम छोटा में समझा दे रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले अमीबा का पढ़े थे
कि भाई एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर उसका डीएनए होगा, बाहर में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी बॉडी होगा। वो पहले ब्रेक होगा और कितने पार्ट में टूटेगा? 2 पार्ट में। ठीक है, जो 2 पार्ट में तोड़कर नया सेल बनाएगा उनको क्या बोलते हैं? डॉटर सेल बोलते हैं। अब कोई बोलेगा कि इसको सन सेल काहे नहीं बोल दिए हम, तो इसका जवाब यही है, हम थोड़ी देर पहले बोले कि बच्चे को कौन जन्म देता है? औरत ना जी। तो यहाँ जो सिंगल पेरेंट औरत है, तो जो बच्चा देगी इसको भाई कुछ तो इज्जत देना पड़ेगा ना, इसलिए डॉटर सेल बोल दिया जाता है। ठीक है, अब है कि फिजन मेरा कितने तरह का होता है। फिजन का प्रोसेस तो समझ गया। पहला होता है बाइनरी फिजन, मतलब जिसमें कोई सेल 2 डॉटर सेल में टूटे, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर पढ़े। एक होता है मल्टीपल फिजन, ठीक है, जिसमें सेल जो होगा 2 से ज़्यादा डॉटर सेल में टूट जाएगा। ठीक है, समझ गए? बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी में क्या बोला कि पेरेंट जो है 2 डॉटर सेल में सिर्फ टूटेगा, मल्टीपल में 2 से ज़्यादा डॉटर सेल में टूटेगा। ठीक है, अब बाइनरी फिजन किस किस तरीके का हो सकता है? इरेगुलर भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है और ट्रांसवर्सल भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसको पहले समझते हैं कि भाई ये इरेगुलर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, इरिवर्सिबल भी क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब देख रहे हो एक ऐसे लंबा स्ट्रक्चर बना हुआ है, लंबा सा, ये बीच में इसका न्यूक्लियस डाल दिए, बाहर के जगह एक थ्रेड निकाल दिए। पहला बार क्या हुआ, ये जो काटे हैं इसमें क्या हुआ? डिवीज़न हुआ। पहला डिवीज़न में क्या हमको देखने को मिला कि ये एक बार टूटा। दूसरे बार में क्या हुआ? देख रहे हो ये 2 अलग अलग पार्ट में टूट गया, एक यहाँ पर लॉन्गिट्यूड बन गया और एक यहाँ पर लॉन्गिट्यूड बन गया। जो यहाँ एक न्यूक्लियस था एक इधर हो गया और एक, और फिर दोनों में भी क्रॉस देखने को मिला। मतलब कितने पार्ट में टूटा? 2 पार्ट में। और ये लॉन्गिट्यूडनल शेप का है, इसी वजह से इसको लॉन्गिट्यूडनल फिजन कहा गया। ठीक है, अब यहाँ पर बाइनरी फिजन को भी समझ लेते हैं। जैसे अमीबा, अमीबा में हम लोग थोड़े देर पहले पढ़े थे कि एक भाई सिंगल पेरेंट होगा। ठीक है, बताए थे ना, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का कॉपी होता है। ठीक है, गोल्गी बॉडी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म भी होगा, और जो सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उसको हम लोग साइटस बोलते थे। फिर यहाँ पर क्या हुआ? देखो यहाँ न्यूक्लियस क्या था? सिंगल था। पहला बार में ब्रेक हुआ तो न्यूक्लियस अभी भी सिंगल है, लेकिन पहले गोल था, अब क्या हुआ? लंबा हो गया, मतलब थोड़ा स्ट्रेच हो गया, फैल गया। दूसरे पार्ट के बाद तीसरा पार्ट में गए तो स्ट्रक्चर तो यही रहा, लेकिन न्यूक्लियस क्या हुआ? अलग अलग क्या हुआ? टूट गया। तो पहला पार्ट मेरा पेरेंट सेल का था, दूसरे पार्ट में क्या हुआ? न्यूक्लियस लेंथन का मतलब न्यूक्लियस फैल गया। तीसरे पार्ट में क्या हुआ? न्यूक्लियस टूट गया, यानी डिवाइड हो गया। इसलिए लिखा है न्यूक्लियस डिवीज़न इनटू 2 पार्ट। जब न्यूक्लियस का डिवीज़न 2 पार्ट में होगा तो इसको कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। क्या बोला? जब न्यूक्लियस का डिवीज़न 2 पार्ट में होगा तो इस प्रोसेस को कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। ठीक है, अब आगे हम पार्ट में आते हैं। यहाँ पर अभी देखो बाहर का जो स्ट्रक्चर है सेल का, वो अभी तक नहीं टूटा है, खाली न्यूक्लियस टूटा है। अब थोड़ा देखो क्या हुआ, जो मेरा बाहर का सेल का स्ट्रक्चर था वो भी लंबा हो गया, फैल गया। जब ये फैल गया तो इसको साइटोकाइनेसिस कहा जाता है, जिसको साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न भी बोलते हैं। अब फाइनली क्या होगा? न्यूक्लियस 2 अलग अलग सेल में बट गया, सेल भी अलग हो गया और दोनों का न्यूक्लियस भी क्या हो गया? मेरा अलग हो गया। फाइनली क्या हुआ? 2 सिमिलर अमीबा बनेगा, क्योंकि अमीबा में बोले थे एकदम एग्जैक्ट कॉपी बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल तो अभी थोड़ी देर पहले बताए ही थे। ठीक है, कि लॉन्गिट्यूडनल फिजन हम लोग जानते हैं कि लंबा शेप होगा। तो जैसे अभी हम लोग पढ़े कि बाइनरी फिजन किस में होता है? सिर्फ बाइनरी फिजन, इरेगुलर वाला। क्या था? शेप उसका एकदम इरेगुलर था जो अमीबा में देखने को मिला। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किस में देखने को मिलेगा? लेशमैनिया में देखने को मिलेगा। ये भी एक क्रिएचर्स है। ठीक है, ये भी एक यूनिसेलुलर क्रिएचर्स है। ये भी, इसके पास भी यूकैरियोटिक सेल होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी बॉडी होगा, साइटोप्लाज्म सारा होगा। ठीक है, इसके पास भी अपना प्रोटोजोआ होगा और ये फ्लैजिला, इसके पास एक प्रॉपर्टीज़ होता है, मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके वजह से, ठीक है, लेशमैनिया क्रिएचर जो है वो मूव कर सकता है। ठीक है, उस प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलेंगे? फ्लैजिला बोलेंगे। फ्लैजिला की वजह से लेशमैनिया मूव करता है। ठीक है, इट कॉजेस डिजीज़
ठीक है। अब बोल रहा है कि लेस्मेनिया की वजह से एक बीमारी होती है जिसको हम लोग काला अज़ार बोलते हैं, या फिर इसको ब्लैक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े क्या कि जो इरेगुलर बाइनरी डिवीज़न होगा वो अमीबा में देखने को मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी डिवीज़न वो किस में मिलेगा, लेस्मेनिया में देखने को मिलेगा। अब आ जाओ मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मतलब जिसमें कोई सिंगल सेल दो से ज़्यादा पार्ट में टूटेगा। ठीक है, अब मल्टीपल फिजन हमको प्लाज्मोडियम में देखने को मिलेगा। प्लाज्मोडियम भी एक यूनिसेलुलर होता है, इसके पास भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं, इसके पास भी प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, और इसको प्लाज्मोडियम को मलेरियल पैरासाइट भी कहा जाता है। अब मलेरियल पैरासाइट कहने का पीछे रीज़न है कि इसी की वजह से मलेरिया डिजीज़ जनरेट होता है। अब बोलोगे कि भाई हम लोग तो आज तक सुने हैं कि मलेरिया फीमेल एनोफेलिज मस्कीटो के काटने से होता है, उसके वजह से फैलता है। ठीक है, जनरेट किसकी वजह से होता है, तो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। अब देखो तो पकड़ना, अब इसको भी समझो, इसका पूरा स्ट्रक्चर को। सबसे अंदर में क्या है मेरा, न्यूक्लियस। ये छोटे छोटे डॉट है, इनको क्या बोला, साइटोप्लाज्म। ये वाला जो स्ट्रक्चर हुआ, न्यूक्लियस को जो गार्ड करने वाला पहला सेल, उसको सेल बोल दिए। और सबसे बाहर का स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, सिस्ट। ठीक है, यूनिसेलुलर है तो भाई एक ही गो होगा। ठीक है, और इसको, ये मेरा पहला पार्ट हुआ। पहले पार्ट के बाद दूसरे पार्ट में हम लोग जब पहुँचे तो क्या हुआ, यहाँ सिंगल न्यूक्लियस था, अब छोटे छोटे न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, डॉटर सेल जनरेट हो गया, या फिर बोल सकते हो कि न्यूक्लियस टूट गया। लेकिन अभी भी न्यूक्लियस सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अलग अलग नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ कि देखो, साइटस जो सिस्ट था, ये वाला जो बाहर वाला शेप, ये पहले कंप्लीट था, दूसरे में भी सिस्ट पूरा कंप्लीट है, तीसरे में क्या हुआ, सिस्ट ही टूट गया। और न्यूक्लियस जो एक दूसरे से अभी जुड़े हुए थे, ये भी क्या हो गए, अलग अलग हो गए। मतलब बोल सकते हैं कि फाइनली डॉटर सेल जो हो गया, जनरेट हो गया, और साइट सिस्ट मेरा क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया, इसका मतलब अलग अलग न्यूक्लियस बनकर तैयार हो गया, अलग अलग सेल बनकर तैयार हुआ। अब इसमें देखो, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा न्यूक्लियस बनाया ना जी, तो ये क्या हो गया, मल्टीपल फ्यूजन हो गया। ठीक है, तो अब ये तो समझ गया कि फ्यूजन मेरा बेसिकली दो तरह का होता है, एक बाइनरी और एक मल्टीपल। इसको यहाँ थोड़ा डिफरेंस में बताया। बाइनरी में क्या बोला कि भाई दो गो डॉटर सेल फॉर्म होगा। ठीक है, किसके वजह से, पेरेंट सेल या न्यूक्लियस के डिवाइड होने की वजह से। ठीक है, इसमें जो डीएनए डिवाइड होगा सिर्फ एक ही बार होगा। ठीक है, और इसमें एक प्रॉपर पैटर्न ऑफ डिवीज़न देखने को मिलता है। और किस में देखने को मिलेगा, अमीबा में, बैक्टीरिया में, लेस्मेनिया में और पैरामीशियम में। मल्टीपल फ्यूजन क्या होगा, इसमें दो से ज़्यादा डॉटर सेल बनकर तैयार होंगे और डिवीज़न बार बार रिपीट होगा। ठीक है, और क्रिएचर का कोई प्रॉपर शेप नहीं होगा, जैसे कि प्लाज्मोडियम में देखने को मिला। ठीक है, ये हो गया मेरा फ्यूज़न। फ्यूज़न के बाद अगला प्रोसेस का नाम है मेरा फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अगला प्रोसेस क्या है, देखो असेक्सुअल का ही पार्ट पढ़ रहे हैं। असेक्सुअल में पहले पढ़े हम लोग फ्यूज़न, दूसरा होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हमको स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है। ठीक है, स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट गिव नेम स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक जो नाम है, ठीक है, ये नाम इसलिए दिया गया है कि इसमें जो मेरा क्लोरोप्लास्ट होता है स्पाइरल शेप का होता है, इसलिए इसमें क्रिएचर को स्पाइरोगायरा कहा जाता है। दूसरा, ये मल्टी सेलुलर क्रिएचर है, याद रखना मल्टी सेलुलर है तो भाई दो को पेरेंट आने वाले हैं। ठीक है, और ये ग्रीन कलर का एक एल्गी है, जैसे पानी होने के आसपास हरा काई हुई देखने को मिलता है, इसके पास भी यूकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, और ये मूव कैसे कर सकता है, ठीक है, फिलामेंटस की वजह से। ठीक है, इसी की वजह से ये मूव होता है। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखो, ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है, इसमें एक पार्ट यहाँ पर है, एक पार्ट यहाँ पर है, और ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब क्या हुआ है, पहला पार्ट टूटा, इसका अपना न्यूक्लियस बना, दूसरा पार्ट टूटा, इसका अपना न्यूक्लियस बना, तीसरा पार्ट टूटा, न्यूक्लियस बना। ठीक है, पहले क्या हुआ, सिंगल वाला अलग अलग पार्ट में टूट गया, फिर अलग अलग है वो भी क्या हुआ, सब दो दो पार्ट में टूट गया। ठीक है, क्या बोल रहा है, इन दिस प्रोसेस स्पाइरोगायरा डिवाइडेड इनटू मैनी पीसेस। क्या बोला है, इस प्रोसेस में क्या होता है, स्पाइरोगायरा अलग अलग पीस में डिवाइड होता है और हर पीस नया सेल फिर से क्रिएट कर देता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब ये होता है बार बार टूटना और बार बार जनरेट होना। ठीक है,
अगला प्रोसेस है मेरा बडिंग। बडिंग हमको यीस्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। बडिंग कम फ्रॉम द बड विच मीन आउटर साइड ऑफ स्ट्रक्चर ए स्मॉल आउटग्रोथ जनरेटर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे ये मेरा पूरा ईस्ट है, इसके ऊपर में क्या हुआ, एक छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर जनरेट हो गया, इसी पार्ट को बोलते हैं क्या, बड, ठीक है। ये बड करता है क्या, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसी बड के वजह से क्या होता है, रिप्रोडक्शन जनरेट होता है। ड्यू टू दिस गिव प्रोसेस कॉल्ड बडिंग। अब बड की वजह से ही रिप्रोडक्शन हुआ, इसी वजह से इस प्रोसेस को क्या बोल दिया, बडिंग। यीस्ट भी क्या होता है, अगर यीस्ट का एग्जांपल ले रहे हो तो ये भी है कि यूकैरियोटिक है, ठीक है, यूनिसेलुलर है। इसका एग्जांपल में फंगस को ले सकते हो। अब अगर यूनिसेलुलर का बात करोगे तो फिर सिंगल पेरेंट होगा, ठीक है, और मैक्सिमम कितना पार्ट में टूटेगा, दो पार्ट में। लेकिन बडिंग में देखो कि हम लोग इस कैसे तोड़ते हैं। सबसे पहले तो ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा मेरा क्या, पेरेंट सेल है। पहला बार में टूटा तो न्यूक्लियस मेरा फैला, न्यूक्लियस फैलते हुए धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर एक बड जनरेट कर दिया। यहाँ शुरू में बड नहीं था, यहाँ पर क्या हुआ, एक बड जनरेट हो गया, इसलिए लिखा है बड फॉर्मेशन स्टार्ट एंड न्यूक्लियस स्ट्रेंजिंग, मतलब न्यूक्लियस लंबा हो गया। अगले प्रोसेस में क्या हुआ, ठीक है, साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो गया। ये पूरा स्ट्रक्चर जो था ना, ये साइटोप्लाज्म था, अभी पूरा सर्कल था, स्फीयर था, यहाँ पर क्या हुआ, साइटोप्लाज्म, यहाँ से ये पोर्शन तो टूट गया ना जी, इसलिए बोला साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो गया। अब बड जो है, बड क्या हुआ, एक बड अपना खुद का न्यूक्लियस बना लिया और एक न्यूक्लियस को क्या किया, अलग कर दिया। यहाँ पर क्या था, बड और न्यूक्लियस एक साथ जुड़े हुए थे। इसमें क्या हुआ, बड अपना एक न्यूक्लियस खुद बनाया और यहाँ पर एक नया न्यूक्लियस छोड़ दिया, मतलब न्यूक्लियस क्या हो गए, सेपरेट हो गए, किसके साथ, बड के साथ। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि हर नया डॉटर सेल जो होगा फिर से वो रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है, मतलब ये प्रोसेस बार बार चलते ही रहेगा। फाइनली यहाँ पर देख रहे हो अलग अलग चैन स्ट्रक्चर तैयार हो गया, सब अलग अलग अपना बड हो गया। पहला बार में को बड था, और यहाँ पे 4-5 हो गया, सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। मतलब बोल सकते हो कि ये जो पूरा ईस्ट शुरू में था, अब क्या हुआ, अलग अलग ईस्ट बनकर तैयार हो गया, मतलब ये बच्चा तैयार हो गया, इसलिए इसको डॉटर ईस्ट बोले। ये सब जुड़े से जुड़े एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए इसको चैन ऑफ ईस्ट सेल बोलेंगे। पेरेंट वाला अपना जहाँ तक था वहीं पर है। इसको भी फर्मेंटेशन बोलेंगे, इसको भी वही बोलेंगे, ईस्ट को फ्रेगमेंटेशन। देखो इसको फ्रेगमेंटेशन इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये कर क्या रहा है, ऊपर में बर्ड जनरेट कर दे रहा है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में क्या था, ऊपर किसी तरीके का बर्डिंग देखने को नहीं मिलता था, ठीक है, जो काम होता था अंदर होता था, बाहर कहीं नहीं होता था। लेकिन इसमें क्या है, बर्ड बाहर जनरेट हो रहा है, इसी वजह से इसको बर्डिंग कहा जा रहा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए बोला कि हाइड्रा जो है, ठीक है, एक एनिमल होता है जो कि पानी में पाया जाता है, ये मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, ये भी यूकैरियोटिक होता है और इसका लेंथ 1 से 3 सेंटीमीटर तक हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे बात कर दिया हाइड्रा का, तो हाइड्रा का पूरा फिगर को देख लेते हैं। देखो ये नीचे का स्ट्रक्चर है, ऊपर में इसका एक बर्ड है, और बर्ड पे चारों तरफ एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। ये जो यहाँ पर ऊपर में बर्ड दिखाई पड़ रहा है, इसको बोला जाता है ओपनिंग, क्या बोलते हैं। इसी जगह से हाइड्रा करता है क्या, फूड वगैरह कलेक्ट करता है। तो फूड कलेक्ट करने के लिए हेल्प कौन करता है, ये लोग करते हैं। जो चारों तरफ रूट के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको टेंटिकल्स बोलते हैं, ठीक है। टेंटिकल्स क्या होता है, हाइड्रा के ब्रांच होते हैं जो कि फूड को कलेक्ट करते हैं बाहर से, मिट्टी से। मिट्टी के अंदर जो भी न्यूट्रिशन है वो ला कर किसको दे देंगे, इस ओपनिंग को दे देंगे, जहाँ पर फूड कलेक्ट होगा। धीरे धीरे क्या होगा, हाइड्रा भी रिप्रोडक्शन करेगा। पहले यहाँ पर सिंगल ऊपर में एक थ्रेड स्ट्रक्चर था, यानी जेली जैसा स्ट्रक्चर था। यहाँ पर देखो एक ऊपर में भी हो गया और एक नीचे भी हो गया, यानी रीजनरेशन यानी रिप्रोडक्शन करने लगा। इसलिए बोल रहा है कि हाइड्रा ऑल्सो क्रिएट रीजेनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोबियम। अब स्पोर को ब्रेड माउल्ट भी कहा जाता है। अब ब्रेड माउल्ट क्या है, हम लोग देखोगे कि घर में पावरोटी वगैरह रखते हैं, कुछ ही दिन के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दो तो उसके ऊपर एकदम लेयर बैठ जाता है, इसी को ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। मोल्ड मतलब हो गया एक तरह का जॉम्स, अब ब्रेड खाने वाला ब्रेड हो गया, इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। और जो कीड़ा इसमें लगता है उसको राइजोपस बोला जाता है, ठीक है। ये जो ब्रेड मोल्ड होता है एक मल्टी सेलुलर क्रिएचर होता है, ये भी यूकैरियोटिक होता है, ये एक तरह का फंगस होता है
और इसमें रिप्रोडक्शन होता है कैसे, स्पोर की वजह से। अब स्पोर क्या होता है, जैसे देखो ये ये मेरा पूरा ब्रेड है, ये पूरा क्या है, ब्रेड। इसमें 4 जगह जहाँ तहाँ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिला, मतलब यहाँ पर मोल्ड जनरेट हो गया। अब यहाँ पर शुरू में क्या था कि शुरुआत में यहाँ पर क्या था कि ये सारे क्या अलग अलग थे। पहला बार में क्या हुआ, ये 2 अलग अलग जोन जो है ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए। अब कंबाइन हुए तो भाई ये लोग क्या किए, थ्रेड जैसा पूरा अपना स्ट्रक्चर एकदम बना के खड़ा कर दिए। नीचे का जो रूट वाला स्ट्रक्चर है इसको राइजोडियस कहा जाता है, ठीक है। ये जो ऊपर में थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बना, ठीक है, इसको स्पोरिंग, ठीक है, कहा जाता है। ऊपर में देख रहे हो यहाँ खुद का अपना एक नया सेल बना दिया, इसके अंदर न्यूक्लियस कर दिया, इसको बोलते हैं बॉब लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, बॉब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। अब क्या बोल रहा है, इन स्पोरेंजिया स्मॉल स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड स्पोर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, ठीक है, ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है, इन्हीं के वजह से क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। यही स्पोर फॉर्मेशन किसके ऊपर होगा, ब्रेड के ऊपर होगा, और धीरे 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 क्या होगा, पूरा ब्रेड पे वो फैल जाएगा लेयर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा रीजनरेशन। अब रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस होता है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू रीगेन द लास्ट बॉडी पार्ट बाई रिपीटेड सेल डिवीजन लाइक लिजर्ड, स्टारफिश एट्सेट्रा। मतलब क्या है, रीजनरेशन का मतलब होता है कि बॉडी का कोई पार्ट अगर कट गया तो वो फिर से अपने आप ग्रो कर जाए, इसी प्रोसेस को बोला जाता है रीजनरेशन। जैसे छिपकली वगैरह हम देखते हैं, उसका पूंछ कटा तो फिर से ग्रो कर गया, तो उसका पूंछ क्या हो गया, रीजनरेटेड पार्ट हो गया। अगर इंसान का बात करेंगे तो सर के बाल हो गए, नाखून हो गए, काटो बार बार ग्रो कर जाता है। पूरा इंसान नहीं ना ग्रो करता है जी, उसका कोई बॉडी पार्ट ग्रो करता है। तो जो बॉडी पार्ट फिर से ग्रो कर जाए, ठीक है, उसको उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, रीजनरेशन। अब एक एग्जांपल के लिए प्लेनेरिया को ले लिया। ही इज़ अ फ्लैट वॉर्म एनिमल, ये एक फ्लैट वॉर्म एनिमल होता है, मल्टी सेलुलर क्रिएचर होता है, इसके पास यूकैरियोटिक होता है। ये एक एक्वेटिक एनिमल होता है, मतलब पानी में रहता है। इट कैन बी रिप्रोड्यूस, ये एक ऐसा क्रिएचर है जो सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन में वर्क करता है, ठीक है। ये फाइनली मेरा क्या हो गया कि जितना का जितना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसके पार्ट को हम लोग डिफाइन कर लिए। इसमें अब अगला टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। क्या बोला, वेजिटेटिव। अब समझ में ही आ रहा है कि प्लांट्स वगैरह का, सब्जी वगैरह का बात करने लगा। इट इज़ द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें प्लांट क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन करते हैं और नए प्लांट जनरेट करते हैं। किसके वजह से, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट की वजह से। क्या बोला है, ये भी एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर कोई पूछ देगा कि भाई ये असेक्सुअल क्यों है, तो भाई आम का जो पेड़ होगा, नया प्लांट होगा, एकदम आइडेंटिकल आमे ना दिखेगा, अमरूद के जैसा तो दिखेगा नहीं भाई, ठीक है। तो मतलब आइडेंटिकल भी हो गया और सिमिलर भी हो गया, इसी वजह से ये क्या हो गया, असेक्सुअल हो गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि ये एक ऐसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जिसमें एक प्लांट से नया प्लांट जनरेट होता है, ठीक है। किसके वजह से, उस एक प्लांट के जो पेरेंट प्लांट होगा उसके वेजिटेटिव पार्ट से। अब वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है भाई, तो इसके हिसाब से समझते हैं कि प्लांट में देखो 2 पार्ट होता है, पहला होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा होता है वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, पार्ट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट का जो पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल पार्ट की वजह से होगा, जैसे इंसान में स्पर्म और ओवम आता था। अब प्लांट में भाई सेक्सुअल पार्ट कौन होता है, फ्लावर, ठीक है। अब आ जाओ वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट वो होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, जैसे स्टीम हो गया, लीफ हो गया और रूट्स हो गया।
तो इस हिसाब से अगर पार्ट के हिसाब से समझा था तो वेजिटेबल या प्लांट में दो तरीके के पार्ट होंगे, एक रिप्रोडक्टिव और एक वेजिटेटिव। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट वो होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे, जैसे कि फ्लावर। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट वो होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करे, जैसे स्टीम, लीफ और रूट। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कितना तरह का होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो तरीके का होता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। अब नेचुरल का मतलब है कि इंसान इसमें कोई खुरापात नहीं करेगा। नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट विदाउट ह्यूमन एफर्ट। नया प्लांट जनरेट होगा लेकिन इंसान का उसमें कोई रोल नहीं होगा, इंसान खाली देखभाल करेगा और कुछ नहीं करेगा। समझ गए? अगर नहीं भी करेगा तो प्लांट ग्रो कर जाएगा। घास और सपने ना ग्रो करता है जी, कि आदमी उसको देखने जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें बेसिकली 3 तरीके के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं नेचुरल में। एक होता है स्टीम। स्टीम से कौन कौन सा प्लांट जनरेट होता है? पोटैटो, ऑनियन और लेमन, और भी जनरेट होते हैं। ठीक है, रूट से कौन कौन सा जनरेट होता है? स्वीट पोटैटो, गुआवा। ठीक है, लीफ से कौन कौन जनरेट होता है? ब्रायोफिलम। ठीक है, अब आ जाओ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मतलब है कि भाई अब इसमें इंसान खुरापात करने वाला है, कि यानी नया प्लांट का डेवलपमेंट तो होगा बट ह्यूमन एफर्ट के वजह से होगा। जैसे पहला प्रोसेस, एक प्रोसेस बोला कटिंग। कटिंग में क्या होता है? मैंगो, गुआवा, लेमन और लीची ये प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, लेयरिंग में लेमन, रोज़ और जैस्मिन। ग्राफ्टिंग में एप्पल और ऑरेंज। ठीक है, ये सारे प्लांट ग्रो करते हैं। अब ये सारा का प्रोसेस हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं कि आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन होता क्या है। सिंपल से समझो, एक लेबोरेटरी में गए। ठीक है, एक बीकर ले लिया, उसमें सॉइल ले लिया, सॉइल के लिए जो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है उस बीकर में डाल दिया और छोटा सा एक सीड डाल दिया। ठीक है, और सन का लाइट जैसा उसको सोर्स लेने लगा, ग्रो कर गया। तो ये क्या हो गया? आर्टिफिशियल हो गया, क्योंकि इंसान क्या किया? लैब में ला कर किया। अब हम लोग पढ़े कि जो मेरा आर्टिफिशियल होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उसमें लेयरिंग वेयरिंग बोला, कटिंग, अलग अलग तरीका आता है। ठीक है, सबसे पहले कटिंग के बारे में समझते हैं। कटिंग का सिंपल से समझ लो, प्लांट का कोई पार्ट काटा, ला के उसको काट दिया। जैसे गुलाब, स्टेम काटे हैं, ले जाके गाड़ दिए, ग्रो कर गया, सिंपल कटिंग हो गया। दूसरा प्रोसेस का नाम बोला लेयरिंग। ठीक है, द स्टेम ऑफ प्लांट इज बेंड डाउन। ठीक है, अंटिल इट टच द सॉइल। द स्टेम देन कट आउट वंस इट डेवलप रूट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। अब इसमें क्या बोला कि प्लांट का जो स्टेम होता है, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि वो थोड़ा मुड़ता है जैसे जैसे ग्रो करता है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि मिट्टी को इसका स्टेम टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो हिस्सा मिट्टी को टच करेगा उसको काट दीजिए, काट के हटा दीजिए, क्योंकि भाई मिट्टी के नीचे तो जाकर अब ग्रो नहीं करेगा, डेवलपमेंट तो रुक जाएगा ना जी। उस हिस्से को काट दीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्या किया? द स्टेम देन कट आउट वंस इट डेवलप रूट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। अब इसको एक भाषा में ऐसे समझ लो, ठंडी का मौसम में देखना, आलू जब हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, तो आलू पे छोटे छोटे देखना बर्ड जैसे जनरेट हो जाएंगे। उस बर्ड को काटो, ले जाके मिट्टी में गाड़ दो, ग्रो कर गया। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला लेयरिंग करना। दूसरा क्या बोला? ग्राफ्टिंग। ये तुम लोग थोड़ा यूट्यूब शॉर्ट्स में देखते हो। करेगा क्या कि प्लांट ग्रो किया, उसको बीच से काट दिया, एक दूसरा प्लांट लेकर आया, ठीक है, उसको पहला प्लांट से चिपका दिया और चारों तरफ से टैप मार देता है। यूट्यूब वगैरह में देखे होंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? ग्राफ्टिंग। स्टीम ऑफ प्लांट इज कट एंड फिटेड इनटू अदर स्ट्रॉन्ग प्लांट। एक प्लांट का स्टीम को काटे और किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग प्लांट के स्टीम से इसको कनेक्ट कर दिए। ठीक है, और इस पर वैक्स लगा दिए। क्या लगा दिए? वैक्स। ठीक है, अब इस जो वैक्स लगाएं, जिस प्रोसेस से लगाएं, उस प्रोसेस को क्या बोले? ग्राफ्टिंग। अब इसमें देखो, जो हिस्सा ज़मीन में जुड़ा हुआ रहता है उसको स्टॉक बोलते हैं, और दूसरा हिस्सा जो काट के लगाया गया उसको स्क्योन बोलेंगे। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा वो स्टॉक कहलाएगा, जो दूसरा उखाड़ के लगा दिए काट के उसको स्क्योन बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ग्राफ्टिंग और लेयरिंग, कटिंग तो सिंपल तुम लोग समझ गए। यही 3 प्रोसेस से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। एडवांटेज क्या है? प्लांट रेज बाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बियर फ्लावर। ठीक है, बोल रहा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जब कोई प्लांट ग्रो करता है तो ये फ्लावर देगा, फ्रूट देगा। ठीक है, कैसे? अर्लियर देन प्रोसेस फ्रॉम सीड। सीड प्रोसेस के मुकाबले ये थोड़ा जल्दी हम लोगों को फ्लावर और फ्रूट देना स्टार्ट करेगा, प्रोपेगेशन यूज करेंगे तो।
दूसरा क्या बोला, प्लांट कैन प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, इसे लार्ज नंबर में प्लांट प्रोड्यूस होने लगते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज मोर रैपिड, ईजियर एंड चीपर मैथड। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से अगर प्लांट ग्रो करेंगे तो जल्दी ग्रो करेगा, ये बहुत सस्ता भी होता है, ठीक है, और इसके वजह से लगभग सारे के सारे प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा बात है कि हम लोग आर्टिफिशियल कितना भी कर ले, जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ उनका नहीं बदलता, यानी वो लोग जेनेटिकली क्या होते हैं, एकदम सिमिलर रहते हैं, कोई चेंजेस हम लोगों को देखने को नहीं मिलता, ठीक है। असेक्सुअल तो हो गया, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखो, ठीक है। असेक्सुअल में पता था कि भैया सिंगल पेरेंट रहेगा, और खाली सेक्सुअल में क्या होगा, डबल पेरेंट होगा। तो वही बोल रहा है, टू पेरेंट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है, क्या करेंगे, गैमेट बनाएंगे, किससे, जर्म्स से, ठीक है। अब जर्म्स मतलब स्पर्म और ओवम से, ठीक है। अब भाई जाइगोट बनेगा तो फर्टिलाइजेशन भी होगा, इसी प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिसमें पेरेंट यानी दो गो लोग इन्वॉल्व हो, ठीक है। अब इसमें इसका स्टेज क्या होता है रिप्रोडक्शन का, सबसे पहले गैमेट फॉर्म होगा, ठीक है। गैमेट जब फॉर्म होता है तो इस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। गैमेट के बाद क्या होगा, गैमेट फॉर्म होने के बाद गैमेट ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट बनकर तैयार होगा, जाइगोट के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो बनकर तैयार होगा, और फाइनली एम्ब्रियो के बाद कोई भी ऑर्गेनिज्म बनकर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा प्रोसेस में समझते हैं। सबसे पहले देखो एक थ्रेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें क्या होगा, मेल गैमेट है। अब मेल गैमेट अपने से क्या करेगा, स्पर्म रिलीज करेगा, ठीक है, स्मॉल साइज़ के होंगे, इसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले का प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इसलिए इसको प्री फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसमें पहले मेल गैमेट आएगा जो स्पर्म रिलीज करेगा, ठीक है, फिर फीमेल गैमेट आएगा जो कि ओवम रिलीज करेगा, समझ गए, ठीक है। अब क्या होगा, ये भी देखना है कि जो मेल का जो स्पर्म सेल होता है वो छोटे साइज़ का और मोटाइल होता है, ठीक है, मतलब वो मूव कर सकता है, ये भी याद रखना, मेल का जो स्पर्म सेल होगा वो मूव कर सकता है, इसी वजह से वो मोटाइल होता है। फीमेल का जो मेरा सेल होगा वो बड़े साइज़ का होता है कंपेयर टू मेल, और वो मोटाइल नहीं होता, वो मतलब मूव नहीं कर सकता, मेल फीमेल के पास जाता है। ये दोनों अलग अलग थे, ये दोनों एक साथ आए, आकर जुड़ गए, मतलब पहला बार में क्या हुआ, गैमेट फॉर्मेशन हुआ अलग अलग, फिर गैमेट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब मेल का गैमेट फीमेल की गैमेट की तरफ जाने लगा, ठीक है। तीसरे बार में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन में फाइनली क्या हुआ, अभी शेप पूरा नहीं था, फाइनली क्या हुआ, जब शेप पूरा हो गया तो बोले कि भैया मेरा जाइगोट बनकर तैयार हो गया। अब जाइगोट में मेरा क्या था, एक मेल का स्पर्म था और फीमेल का ओवम था। अगले प्रोसेस में आया क्या, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में देखोगे कि अलग अलग ब्रांचेस बन गए स्पर्म और ओवम के, ठीक है, यानी पूरा स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। जब धीरे 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 पूरा ग्रो कर जाएगा तो फाइनली ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो जाएगा, जैसे इंसान में 8 से 9 महीने में बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। फॉर फ्लावर, ठीक है, फ्लावर के लिए अगर देखेंगे तो एंथर, फिलामेंट, स्टेमल, ठीक है, ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। और पिस्टिल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, किस में, प्लांट में, ठीक है। अब फीमेल वाले में स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा और ओवेरी होगा। प्लांट में एक होता है मेरा, सबसे पहले बात करते हैं पेटल का, ठीक है। पेटल के वजह से क्या होता है, प्लांट में कलर और फ्रेगनेंस आता है, मतलब अगला टॉपिक अब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेरा किस में हो रहा है, प्लांट में हो रहा है, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ फ्लावर, फ्लावर में क्या बोला है कि भैया एंथर, जिसको हम लोग फिलामेंट भी बोलते हैं, ठीक है, स्टेमेन भी कहा जाता है, ये सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। पिस्टिल जो होता है वो फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी आता है। पेटल की वजह से फ्लावर को कलर मिलता है और फ्लावर का फ्रेगनेंस मतलब स्मेल आता है, ठीक है। रेसिपिटल क्या होता है, एक स्मॉल पार्ट होता है जो फ्लावर के नीचे होता है, ठीक है, एकदम जो फ्लावर का सबसे नीचे का हिस्सा होता है उसको पेडिसल बोलते हैं, ठीक है। अब फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका फंक्शन क्या है, सबसे पहला है सिपल्स, ठीक है, सेपल्स को कैलिक्स भी बोलते हैं।
यूजुअली ग्रीन एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू फ्लावर ड्यूरिंग बर्ड स्टेज। सेपल्स की वजह से क्या होता है, प्लांट का कलर नॉर्मली ग्रीन मेंटेन रहता है, और सेपल्स की वजह से जब फ्लावर में बर्ड जनरेट होते हैं तो उस समय सेपल्स ही करता है क्या, प्लांट के फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरे नंबर पे आता है पेटल्स, जिसको कोरोला भी बोलते हैं, ठीक है। ये ब्राइट कलर का होता है, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस यही जनरेट करता है, जिसके वजह से पॉलिनेटर मतलब अलग अलग इंसेक्ट फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे हनी बी वगैरह अट्रैक्ट होता है ना। मतलब फ्लावर को फ्रेगनेंस कौन देता है, पेटल्स देता है। तीसरे नंबर पे आता है एंथर, ठीक है। ये करता है क्या, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसमें मेल गैमेट होते हैं। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे एंथर, ठीक है। एंथर कौन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव होता है। तो वही बोल रहा है एंथर करता क्या है, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर मेल गैमेट होते हैं। फिलामेंट होता है फिर आगे, इट फॉर्म द स्टैक दैट बियर्स एंथर। अब फिलामेंट की वजह से क्या होता है ना, बीज ये एंथर वगैरह डेवलप होता है। नेक्स्ट पार्ट है मेरा स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या करता है, रिसीव करता है पॉलन ग्रेन, किस प्रोसेस के जरिए, पॉलिनेशन के जरिए, ठीक है। कैसे, अपने आसपास के स्टिकी नेचर से। अगले नंबर पे फंक्शन आता है स्टाइल का। ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टिग्मा से कनेक्टेड होता है और ओवेरी से कनेक्टेड होता है, ठीक है। पॉलन ट्यूब से भी कनेक्टेड होता है और ये ट्रैवल करता है थ्रू द स्टाइल ऑफ रिच द ओव्यूल, मतलब एक से दूसरे सरफेस में, ठीक है। मेरा ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र कैसे करता है, तो स्टाइल के जरिए करता है। लास्ट नंबर पे है फिर है मेरा एक ओवेरी, ठीक है। ये एक बेसल होता है जो कि स्वेलो पार्ट होता है किसका, पिस्टिल का, और ये कन्वर्ट करता है किस में, फ्रूट में। किसको, फ्लावर से मेरा फिर क्या होता है, फ्रूट जनरेट होता है, और किस प्रोसेस से होता है, फर्टिलाइजेशन से। लास्ट नंबर पे आता है ओव्यूल, ठीक है, जो कि ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होता है, और ओव्यूल मेरा क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है, ठीक है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। अब जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर है, एक मेरा थ्रेड बना हुआ है, ये जो थ्रेड है इसको बोलते हैं फिलामेंट। यहाँ पर एक ऐसे करके एक इधर स्पेयर डाल दिया और एक यहाँ पर भी एक न्यूक्लियस डाल दिया, एक इधर न्यूक्लियस डाल दिया, इधर न्यूक्लियस हो गया, इधर पॉलन ग्रेन हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन में क्या होगा, पूरा का पूरा एक नया पॉलन ग्रेन बनकर तैयार हो जाएगा। सेंटर में मेरा न्यूक्लियस आ गया, बाहर में ये जो जिगजैग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब बाहर में इसलिए इसको एक्साइम कहा जाता है, क्या बोलता है, एक्साइम। क्यों भाई, तो ये बाहर का स्ट्रक्चर है, आउटर, और क्या है, थिक, मतलब मोटा लेयर होता है, ठीक है। अंदर में देख रहे हो कंप्लीट स्पेयर बना हुआ है, इसको इनर लेयर कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या होता है, पतला होता है, इसलिए इसको इंटाइन कहा जाता है, अंदर है इसलिए इंटाइन। ये मेरा पूरा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब ये देखो, बेसिकली यहाँ फ्लावर पे जहाँ न्यू फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर होता है, फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये देख रहे हो कि नीचे एक मटके के जैसा है, ऊपर एक सिलेंडर स्ट्रक्चर है, बाहर में ऐसे प्लेट कपिंग किया हुआ। ऊपर का इस पार्ट को स्टिग्मा बोलेंगे, अंदर में ये जो गैप नज़र आ रहा है इसको स्टाइल बोलेंगे। अब आ जाओ यहाँ पर, ये जो सबसे बड़ा वाला सर्कल है, ठीक है, इसको ओवेरी बोलेंगे। ओवेरी के अंदर में क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, ओवम होता है, ठीक है। ओवम मतलब जहाँ फीमेल गैमेट होती है। फीमेल गैमेट किसके अंदर होगा, एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो किसके अंदर होगा सर, ओवम के अंदर। ओवम मेरा किसके अंदर होगा, ओवेरी का अंदर। यही मेरा पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आ जाओ, फ्लावर कितने तरह के होते हैं, एक बाईसेक्सुअल और एक यूनिसेक्सुअल। अब बाई का नाम से पता चल रहा है दो, ठीक है। टू सेक्स ऑर्गन, बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल। स्टेमन होता था मेल और पिस्टिल होता था फीमेल। जब दोनों के दोनों सेक्सुअल पार्ट कंबाइन होंगे फ्लावर में तो उसको बाईसेक्सुअल बोलेंगे, जैसे रोज, लिली, सनफ्लावर, पी, टोमेटो और ब्रिंजल। यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही होगा, ठीक है, इसमें एक सेक्स ऑर्गन होगा। हाँ, इंसान में तो हम बोले थे कि औरत ही बच्चे को जन्म देती है, लेकिन फ्लावर में ऐसा नहीं है। स्टेमन भी हो सकता है मेल का, पिस्टिल भी हो सकता है फीमेल का, दोनों में से कोई भी एक होगा, दोनों नहीं होगा। ये किस में देखने को मिलेगा, पपाया में, कोकोनट में, वाटरमेलन में, ककम्बर में और मस्क मेलन में हमको देखने को मिल जाएगा। लास्ट इसका यहाँ है पॉलिनेशन, ठीक है।
पॉलिनेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पॉलन ग्रेन क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा। कहाँ से कहाँ? एंथर से स्टिग्मा की तरफ। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफ़र हो जाए, उस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब पॉलिनेशन सर जी दो तरह का होता है, एक सेल्फ और एक क्रॉस। अब सिंपल सा बात समझना, सेल्फ का मतलब होता है एक ही प्लांट का फ्लावर होना चाहिए। याद रखना, एक ही प्लांट का फ्लावर होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। क्या होगा? एक ही सेम फ्लावर, प्लांट भी सेम और फ्लावर भी सेम रहेगा, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। अब इसी के अंदर, ठीक है, अगर फ्लावर मेरा प्लांट सेम हो लेकिन फ्लावर अलग हो जाए तो कहाएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? गेटोनोगैमी, जिटोनोगैमी कहा जाएगा। ठीक है, जब अभी देखो सेम पॉलिनेशन के लिए क्या बोला कि प्लांट मेरा सेम रहेगा, प्लांट एक ही होगा, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेम प्लांट का अगर सेम फ्लावर है तो सिंपल हम लोग उसको ऑटोगैमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑटोगैमी। और दूसरा बार में क्या बोला है कि प्लांट तो अभी भी सेम है बट फ्लावर अलग हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, जेनेटोगैमी। ठीक है, ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, प्लांट अलग तो फ्लावर भी अलग भाई। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ फर्स्ट प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अदर प्लांट फ्लावर। सेल्फ में क्या बोला था? प्लांट सेम रहना चाहिए। क्रॉस में क्या बोला? प्लांट अलग हो जाएगा। अब पॉलिनेशन के फैक्टर क्या होते हैं? अबायोटिक फैक्टर। अब नाम से ही पता चल रहा है जिसमें जान नहीं है। ठीक है, अबायोटिक फैक्टर में सबसे पहले विंड आ जाओ। विंड फैक्टर को हम लोग एनीमोफिली बोलते हैं, वाटर फैक्टर को हाइड्रोफिली बोला जाता है। ठीक है, बायोटिक फैक्टर जिसमें जान प्राण हो, जैसे इंसेक्ट को इंटोमोफिली कहा जाएगा, बर्ड को ऑर्निथोफिली कहा जाएगा, बैट मतलब चमगादड़ को। ठीक है, क्रिप्टोफिली कहा जाएगा, स्नेल्स को मेलेकोफिली कहा जाएगा। अब पॉलन ग्रेन का फंक्शन क्या होता है? इट कंटेन मेल गैमेट। ठीक है, लैंड्स ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा आफ्टर पॉलिनेशन। क्या होता है कि पॉलन ग्रेन में क्या होता है? मेल गैमेट होता है। ठीक है, जो कि पॉलिनेशन के बाद स्टिग्मा के सरफेस पर आकर खड़ा हो जाता है। दूसरा क्या बोला? इट जर्मिनेट। ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या करता है? जर्मिनेट करता है। क्या? जर्मेनिटल्स। ठीक है, और स्टार्ट कर देता है बनाना क्या? पॉलन ट्यूब। पॉलन ग्रेन के जरिए मेरा जनरलाइज होगा क्या? पॉलन ट्यूब होगा। ठीक है, अब पॉलन ट्यूब क्या करेगा? इट डिस्चार्ज मेल गैमेट इनटू पॉलन ट्यूब। ठीक है, पॉलन ट्यूब क्या करेगा? मेल गैमेट को पॉलन ट्यूब से डिस्चार्ज कर देगा। अगला क्या बोला? पॉलन ट्यूब रिच ओवेरी एंड इंटर इनटू ओव्यूल। अब हम लोगों को पता है, हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि जो मेल गैमेट होता है वो मूव करता है, मोटाइल होता है। फीमेल गैमेट मूव नहीं करता है, तो मेल कहाँ जाएगा? फीमेल के पास। जब मेल फीमेल के पास जाएगा तो पहले पॉलन ग्रेन क्या करेगा? पॉलन ट्यूब बना लेगा। उसके बाद पॉलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट को डाल लेगा और उसके साथ उसको किसको मिला देगा? फीमेल गैमेट के साथ मिला देगा। अब यहाँ पर क्या बोला? मेल गैमेट फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गए? मिल गए इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर मिल गए और फाइनली मेरा क्या हो गया? जाइगोट बनकर तैयार हो गया। ठीक है, यानी मेरा अब फाइनली आता है सीड। सीड छोटा टॉपिक है, इसमें क्या क्या पार्ट होता है? सबसे पहले आता है सीड कोट, जो कि सीड को प्रोटेक्शन देता है। अब सीड कोट के अंदर क्या? सीड कोट के बाद होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद क्या होता है? साइटोलेडन। ठीक है, अब एम्ब्रियो करता क्या है? एक रेडिकल पार्ट होता है, रूट से कनेक्टेड है। साइटोलेडन क्या होता है? इसमें खाना इकट्ठा होता है। और फूड का, सीड का दूसरा पार्ट है प्लमिया। ठीक है, जो कि बाद का फ्यूचर का रूट को डिसाइड करता है। जैसे कि चना देखे हो ना, चना में ऊपर का छिलका, कई बार एक और छिलका निकल जाता अगर चना कच्चा है तो जिसमें मल्टीपल पार्ट हमको देखने को मिल जाए। ठीक है, फाइनली